हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। फ्रेंड्स, हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1A को हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना भाजन की क्रिया किए बिना निम्नलिखित में से वे संख्याएं छांटिए जिनको शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। देखिए, उसने कह दिया कि भाग तो करना नहीं है, यानी कि जो हम डिवाइड करके देख लेते हैं उसको ऐसे तो करना नहीं है, बिना भाग के ये बताना है कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसा हम कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले आपको समझना ही होगा कि शांत होता क्या है, क्या होता है शांत दशमलव रूप। तो देखिए, जैसे कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 4 से डिवाइड करना है 21 को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 4 पंजे 20, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ भी 0 उतार लेंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लग रहा है तो 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो 0, 4 पंजे 20। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं 3 से डिवाइड करिए 1 को, तो पहले तो 0 लग जाएगी, पॉइंट लगा के क्या उतार लेंगे? 0, फिर 3 तिये 9, फिर 1 पॉइंट लग रहा है 0, 3 तिये 9। तो अब आप ये देखिए, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 3 तिये 9, 3 तिये 9। क्या कोई कंडीशन ऐसी है कि ये रुक जाएगा, ये कट जाएगा? नहीं। तो ये तो कभी मतलब शांत ही नहीं बैठ रहा है, बार बार आगे आ रहा है, कभी 3 3 3 3 आता ही रहेगा और ये कंप्लीट हो गया। तो जो कंप्लीट हो जाता है ऐसे पूरा पूरा कट जाता है, 1 2 3 4 स्टेप के बाद अगर पूरा का पूरा आंसर हमें मिल जाता है, कट जाता है, नीचे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो तो होता है शांत दशमलव, ठीक है। और अगर कुछ बचता जाता है या बार बार कोई नंबर आता जा रहा है, आंसर में वही चीज आती जा रही है, तो वो होते हैं हमारे अशांत दशमलव, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होते हैं कि जो पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है, जिसमें कुछ भी शेष ना बचे, और जिसमें कुछ ना कुछ शेष बचता ही रहे बार बार, कभी भी वो कंप्लीट होना खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो, तो वो होता है हमारा अशांत दशमलव निरूपण। अब देखिए, इसने कहा है कि बताओ कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अब ऐसा तो है नहीं, हमें डिवाइड नहीं करना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, शांत दशमलव क्या होते हैं? जो हमारा हर है, इनके हम फैक्टर करके देखेंगे तो 2 और 5 के अलावा और कोई उसके फैक्टर में होने नहीं चाहिए, उसके गुणनखंड में और कुछ इनसे अलग अंक होने नहीं चाहिए। अगर इनसे अलग कुछ होगा तो वो शांत नहीं होगा, अगर 2 या 5 होंगे तो उनका दशमलव निरूपण शांत होगा। तो जैसे यहाँ पे 32 है, आप इसके फैक्टर करके देखिए, 32 के क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब देखिए, इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है क्या? तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बस 2 ही दिखाई दे रहा है। बल्कि हमें तो अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो वो कैसा होगा? शांत। तो हम लिख देंगे 5/32 को शांत दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बस शांत लिख रही हूँ। 24 के फैक्टर करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। इसमें 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया? 3, जो कि नहीं आना चाहिए था। या तो 2 हो या फिर 5 हो, इनसे अलग कुछ ना हो, 3 है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे? शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अशांत लिख लीजिए या फिर शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। 80 के फैक्टर करिए, अगर ऐसे हो पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो करके देख लीजिए। 80 के 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, 5 और 5 से 1। तो जो हमारे फैक्टर्स आए वो क्या? 2 2 2 2 और 5। तो देखिए, 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक कंडीशन पे जाके। इसका मतलब इसका निरूपण कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने कह दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मतलब पॉइंट में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले से, इससे, हर से इसको डिवाइड करते हैं। 8 से करेंगे जब डिवाइड 5 को, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 5 हमें नहीं मिल जाता है। 8 के टेबल में तो कहीं 5 आता नहीं है, मतलब 8 का टेबल हम इसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? 0, 0 लगा के पॉइंट लगाइए। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो पॉइंट यहाँ लगाते हैं, बस यहाँ नहीं लगाते। अब यहाँ पे सीधा ऐसे 0 उतार लेंगे, तो क्या हम ऐसे उतार सकते हैं? अब इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया इस क्वेश्चन में? तो वो मतलब फर्क हो गया बहुत ज्यादा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, तो ये गलत हो गया। इससे पे यहाँ पे पॉइंट भी लगाइए, यहाँ भी। अब देखिए क्या लिखेंगे? 48
2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, फिर 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारेंगे तो 8 पंजे 40। यानी कि जब हमारे पास एक पॉइंट लगा देते हैं हम इसमें, तो हम क्या करते हैं, कितने भी 0 अपने पास से उतार लेते हैं, एक जगह पे एक। इसे करेंगे 16 से 9 को, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 16 पंजे 80, क्या बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लीजिए, फिर 96, 4 बचेगा 0, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे तो 16 पंजे 80। इस तरह से हम इनको सभी को इस तरह से कर सकते हैं। ये कैसे होगा, 25 से 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे 25 दूनी 50, फिर 2 बचेगा 0, मतलब 20 बचेगा, 0 उतार लेंगे तो 25 8 200, ये तो हो जाएगा कंप्लीट। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, फिर 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, मतलब 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, 24 दिए 72, अब क्या बचेगा 8, फिर 0 उतार लेंगे, 24 दिए 72। अब आप देख के बताइए क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, ये तो 8 बचेगा, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर 8 बचेगा, फिर 3, ये तो 3 3 बार बार आता जाएगा, तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर कौन सा होगा, देखिए इनके आंसर भी तो लिखने हमें, जैसे ये था तो इसमें लिख दीजिए ऐसे 7/25 बराबर 0.28। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 11/24 था तो क्या लिख देंगे 0.4583 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.4583 के ऊपर ये लगा दीजिए। इसका मतलब है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये करेंगे पहले, इसका क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 5 29, मतलब 29/12, 12 से करिए डिवाइड। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि ये शांत होगा या अशांत। हम इसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हर है उसमें 3 भी है फैक्टर में, जैसे हमने अभी ऊपर करा था। तो 12 दूनी 24, 5 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0 उतार लीजिए 48, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 12 कम 12, 8 बचेगा 0, 72, फिर 8, फिर ये 6 6 6 6 क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो जो हमारा ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.416 डॉट डॉट डॉट, मतलब 6 बार आ रहा है, ठीक है। तो शांत दशमलव रूप में कैसे निरूपित करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि उसके जो हमारा हर है, इस तरह से हम उनके फैक्टर करके देख लेंगे, उसमें 2 2 2 या फिर 5 होने चाहिए, अगर इनसे अलग कुछ हो रहा है तो वे शांत नहीं होंगे। और दशमलव रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कुछ जो हमें मिलता है यहाँ पे पॉइंट में वो आंसर। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो पूरी नहीं कटती, तो उनको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरलतम भिन्न के रूप में बदलिए। सरलतम भिन्न के रूप में का मतलब है कि इसका ये बार है जो इसके ऊपर या फिर पॉइंट है, ये हटाइए, इसे सिंपल फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले से मान लेंगे कि ये x है, x बराबर 0.3, इसके ऊपर बार है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3 3 3, ठीक है। अब देखिए इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, अच्छा आपको लग रहा होगा कि 10 से गुना क्यों गई, हमने 10 से गुना कर दी यहाँ पे, तो 10 से ही क्यों करी, क्योंकि देखिए कितने अंक थे इधर पॉइंट के इधर जिनके ऊपर बार लगा हुआ था, जो अंक रिपीट हो रहे थे, कितने अंक रिपीट हो रहे थे यहाँ पे, 1 अंक, तो उसी से गुना करिए सबसे पहले, ठीक है। 3 हो रहा था ना रिपीट, 1 अंक था, तो यानी कि 1 के सामने 1 0, तो 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, और समीकरण में गुना करने का मतलब है कि इधर भी गुना होगी और इधर भी गुना होगी, इधर करेंगे 10x हो जाएगा, जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से 1 अंक आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.333। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 ही 3 थे, ये वाला तो इधर चला गया तो 2 ही बचने चाहिए थे, लेकिन नहीं, इन डॉट 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 का क्या मतलब है कि हम आगे कितने भी 3 लिख सकते हैं, तो हमने एक और फालतू लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समीकरण हमारी हो गई 2। अब इसके नीचे पहली समीकरण को लिखिए, पहली समीकरण को लिखा और घटा दीजिए, इसको यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x, यहाँ पे 0 0 0.3, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, काट देंगे ना इसको तो 1/3,
पॉइंट के बाद अगर 0 0 है तो उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, देखिए अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, हो सकता है, तो जब आप 1 2 क्वेश्चन और करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको क्या मान लेंगे, x इज इक्वल टू 1.3333 ऐसे मान सकते हैं। समीकरण 1 किससे गुना करेंगे, इसमें 10 से। क्यों करेंगे 10 से, क्योंकि इसके ऊपर जो ये था वो एक अंक के ऊपर था, तो फिलहाल हम 10 से करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे पॉइंट एक अंक आगे जाएगा तो 13.333, ये समीकरण 2। इसके नीचे फिर वही काम करेंगे, ये वाली समीकरण लिखिए पहले वाली, घटाने पर घटाइए इसको, चिन्ह बदलते हैं जब हम घटाते हैं, ये माइनस 10 में से एक एक्स जाएगा 9x, यहाँ पे 0 0 0.12 मतलब 12। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें हमने इसको क्या मान लिया, x। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें हम x मानते हैं 3.14। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, 1 4 1 4 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा है, तो ये समीकरण 1। अब इसमें किससे गुना करेंगे, पूरी की पूरी समीकरण में, जैसे हमने अभी ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें किससे करा था, 10 से। क्योंकि 10 से इसलिए करा था क्योंकि उसमें एक अंक बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2। तो हम समीकरण 1 में 2 से मतलब यानी कि 100 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर जब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, यहाँ करेंगे तो ये 2 अंक पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 314.141414, ये समीकरण 2 हो गई। इसके नीचे पहले वाली समीकरण लिखेंगे और माइनस कर देंगे, यहाँ पे घटाएंगे 99x, यहाँ पे 0.113, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 311/99। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका 4th पार्ट था। अब देखते हैं 5th पार्ट। देखिए इसमें क्या दे दिया है कि 0.324 के ऊपर ये, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x बराबर 0.324 मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर 1 किससे गुना करेंगे, इसमें समीकरण 1 में देखिए अगर एक नंबर के ऊपर, एक अंक के ऊपर ये लाइन है तो 10 से करिए, 2 के ऊपर है तो 100 से करिए, 3 के ऊपर है तो किससे करेंगे, जी हाँ बिल्कुल 1000 से। समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर इधर 1000 से करेंगे तो 1000x, इधर जब करेंगे तो 3 अंक आगे जाएगा, पॉइंट ही हो जाएगा 324.324, ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। के नीचे वो लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.324324, ये समीकरण 1 थी हमारी, और इनको घटाएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर ये माइनस घट के आ जाएगा 999x, यहाँ पे क्या आएगा 324.0000000, या फिर 0 को लिखिए मत, तो x की वैल्यू होगी 324/999, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 6th पार्ट 0.17 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं, 0.17 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.17, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका 7th पार्ट और इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट देखिए बिल्कुल सेम है जैसे हमने 5th पार्ट करा था। इसमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.163 तो नहीं बोल सकते हैं, 163 0.163 और 163, इसको रिपीट कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा मतलब डंडा लगा हुआ है, लाइन खींची हुई है, तो ये इसका मतलब ये है कि बार बार रिपीट हो रहा है क्या, 163 तो लिख दिया हमने इसको। फिर इसमें 1000 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे 1000 से, क्योंकि 3 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये वाले, तो 1000x इधर पॉइंट 3 अंक आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा। इसके नीचे समीकरण को 1 को लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या आएगा 999x, इधर आएगा 163।
अब 999 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड कर देंगे इसको। अगर ये आपस में किसी से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यहाँ तक छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। इसको मान लेंगे x बराबर 0.54। इसमें कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि ये 5 और 4 दोनों के ऊपर है या 4 के ऊपर है। देखिए अगर ये जो बार है हमारा ये 5 और 4 दोनों के ऊपर है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सिंपली आप कर लोगे। लेकिन अगर ये केवल 4 के ऊपर है फिर आप कैसे करोगे, तो हम मान लेते हैं इसको कि ये 4 के ऊपर है, बस 4 ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 4 4 4, ये हो जाएगी समीकरण 1। अब इसमें किससे गुना करेंगे, सबसे पहले इसमें 10 से करिए। 10 से क्यों, क्योंकि पहले हमें वो अंक इधर लेके जाने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। कौन सा अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, 5। तो 5 पॉइंट के इधर कब चला जाएगा, जब हम 10 से गुना कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक ऐसे होते कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करते ताकि वो अंक इधर पहुंच जाए। तो फिलहाल करिए 10 से, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर 5.444। ये हमारी समीकरण 2। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए अपने मन में सोचे कि जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो नहीं होगा, पॉइंट के बाद हमारे पास वही अंक होने चाहिए जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 2 बार करनी पड़ती है। ऐसे में फिर से करिए, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर हमें 2 बार या 3 बार गुना कब करनी पड़ती है, जब पॉइंट के बाद कोई एक अंक तो ऐसा होता है, 1 या 2 अंक जो रिपीट नहीं हो रहे और कुछ अंक ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x, यहाँ पे हो जाएगा 54.444 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगी समीकरण 3। अब इसके नीचे समीकरण 2 को रखेंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाइए, जब 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90x बराबर यहाँ पे 49.000, मतलब x बराबर 49/90। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो सेम रखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में राइट रॉन्ग है कि सत्य और असत्य छांटिए। इसमें दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। है क्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो हमें ये बताना है कि ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है क्या, तो बिल्कुल है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब 0 1 2 3, क्या ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, देखिए ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो ये रॉन्ग है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं ये सब, इनके नीचे अगर हम 1 मान ले तो क्या हो जाएंगे, सबके सब परिमेय संख्या, तो ये बात इसकी राइट है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है -3/2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से इसको तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये वाली बात रॉन्ग है। प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है, तो ये बात सही है। 0 परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 हो गई p/q की फॉर्म में, और क्यों 0 है नहीं इसका, फिर भी तो ये है। प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या है, तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ऐसे तो हम बिना भाग करे तो बता नहीं सकते हैं कि कितने अंक हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसने कह दिया कि डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको। देखिए 17 का टेबल जब हम पढ़ेंगे एक में तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्या लगा देंगे 0, फिर पॉइंट लगाइए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पॉइंट लगा के हम क्या उतार सकते हैं 0। अब 17 का टेबल पढ़िए जब तक 10 नहीं आ जाता, तो क्या नहीं पढ़ा जाएगा, फिर 0 लगाइए, फिर 0 उतार लेंगे एक और, तो 17 पंजे 85, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे,
17 8 136, माइनस करिए 14, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 खुद उतार सकते हैं ऐसे ही। 17 8 136, क्या बचेगा 4, 4 बचेगा सिर्फ, पॉइंट तो यहाँ पे है ही तो हम एक 0 और उतार सकते हैं। 17 दूनी 34, माइनस करेंगे 6, फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि हम देखिए अगर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है तो हम कितनी भी 0 वहां पे उतार सकते हैं अपने पास से। 17 दिए 51, अब 9 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे। 17 पंजे 85, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 5 बचेगा, लिखिए 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, फिर 17 दूनी 34। अब देखिए यहाँ पे 2 3 5 आया था, फिर से 2 आ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 235 रिपीट हो जाएगा। 2 3 5 आएगा, भी थोड़ा सा और करके देखते हैं, 1 2 अंक और आगे तक। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतार लेंगे। 17 नम्मा 153, हो गया ना चेंज। अगर यहाँ पे 3 आता तो हमें अंदाजा हो जाता कि 2 3 और 5 रिपीट हो रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अभी। फिर माइनस करिए, क्या आएगा 7, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, तो 17 का टेबल जब पढ़ेंगे क्या चलेगा 4 जा 68, यहाँ तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारिए, फिर 17 एकम 17, 3 पॉइंट तो लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, फिर 17 एकम 17, 13 बचेगा 0, 17 7 119, फिर से क्या बचेगा 11, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे तो क्या चलेगा यहाँ पे 17 पंजे 85, तो कम है 6 तो 2, तो क्या बचेगा 8, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लेंगे 68, फिर से 12 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतार लो। 17 7 119, 119 यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, तो क्या बचेगा 1। अब पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर से 0 उतार लीजिए। 0 उतारने के बाद अब 17 का टेबल पढ़िए, पढ़ सकते हैं 10 में, नहीं पढ़ सकते तो क्या लगा देंगे 0। अब टेबल पढ़ेंगे, 0 लगा दी तो फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो क्या 0 उतार लेंगे हम। 17 पंजे 85, फिर 15 बचेगा, 0 उतार लेंगे। 17 8 136, क्या बचेगा 14। तो अब देखिए अब कहीं जाके ये क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुआ है। यहाँ पे 100 था, फिर 85 150 136, तो यहाँ से हुआ। अब देखिए कितने मतलब 058 आना शुरू हुआ है, तो हमारा जो 1/17 था क्या आया उसका आंसर 0.0588 235 294 117 6470 58 और डॉट डॉट डॉट, मतलब अभी आना बंद नहीं हुआ है, आ ही रहा है। लेकिन अब हमें देखना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। देखिए 05 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के बाद वो फिर रिपीट होना शुरू हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 0.0588 235 294 117 647, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये बार लगा देंगे, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। अब उसने कहा था कितने अंक हो सकते हैं अधिकतम, गिन लीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम 16 अंक हो सकते हैं उसके पुनरावृत्ति खंड में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें दे दिया है कि सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या है, तो इसे उस तरीके से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 2 कौन सा था वो किया था, जो भी था 5.5555 डॉट 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 है, तो इसे क्या मान लेंगे समीकरण 1। फिर समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे बताइए, किससे गुना करेंगे, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि 5, यानी कि कितने अंक हो रहे हैं, तो एक अंक के लिए हम करते हैं 10 से। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10x, यहाँ पे हो जाएगा 55.5555, ये समीकरण 2। अब इसके नीचे पहले समीकरण को फिर से लिखेंगे और घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस
यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x, यहाँ पे बचेगा 50। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा इधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/9। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख देंगे 50/9 p/q के रूप की है और q बराबर नहीं है 0 के, तो क्या लिख देंगे अतः 50/9 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि संख्या 1/13 और 2/13 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से इनके भी ज्ञात कीजिए। किन किन के, 4/13, 6/13 और 12/13 की। तो सबसे पहले 1/13 का करते हैं, यानी कि 13 को 1 से डिवाइड करते हैं। 0 पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, फिर 0 पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर एक 0 उतार लेंगे। 13 सत्ते 91, क्या बचेगा 9, फिर पॉइंट लग रहा है 0 उतार लेंगे 78, 2 बचेगा 1 पॉइंट लग रहा है 0, 13 अट्ठे 113 नम्मा 117, 3 0, फिर 13 दूनी 26, क्या बचेगा 4 पॉइंट लग रहा है 0, 13 तिये 39। अब क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे जब पॉइंट है हम क्या उतार लेंगे 0, टेबल नहीं पढ़ सकते 0 लगाइए, फिर 0, 13 सत्ते 91, फिर 9 0, 13 78। मतलब देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो गया 0, वही वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो हमारा जो 1/13 था उसकी वैल्यू क्या आई 0.07692 076 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वही आ रहा है। तो कितने अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, 0.07692 इसके ऊपर ये लगा देंगे बार। ठीक है, ये तो हमारा 1/13 आया। अब 2/13 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब जब हमने 1/13 का निकाल लिया है, वैल्यू निकाल लिया है इसकी, मतलब इसका मान निकाल लिया है, तो 2/13 का मान कैसे निकाल लेंगे। 2/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/13, फिर 2 गुना इसकी जो वैल्यू आई थी इसकी 1/13 की, वो क्या थी 0.07692 इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 की, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 18 का 8, फिर 13 का 3, 2 सत्ते 14 और 1 15 पॉइंट ऐसे लग जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर। इसी तरह 4/13, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 गुना 1/13, 4 तो सेम रहेगा, इसकी वैल्यू रखिए 0.07692 करिए मल्टीप्लाई 4 की, 4 तिये 12 का 2, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 नम 36, फिर 3 लगेगा 24 और 3 27 का 7, 2 हासिल, 4 सत्ते 28 और 2 30 पॉइंट यहाँ पे और 1 0 पहले। इसी तरह से 6/13 और इसी तरह से 12/13। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे दिया है कि p/q बराबर नहीं है 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब कुछ उदाहरण लीजिए परिमेय संख्याओं के, और कैसे, जहां p और q तो पूर्णांक हो। ठीक है, हम ले लेंगे, मतलब 0 नहीं लेना है हमें, ना तो ऊपर ना नीचे, और 1 के अतिरिक्त उनका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो और दशमलव निरूपण शांत हो। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो हर है वो या तो 2 के फैक्टर, 2 के मल्टीपल होने चाहिए, 2 2 2 होने चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, बस इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, तो एक बार तो नीचे ले लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ले लीजिए, एक बार नीचे 5 के ले लीजिए, यानी कि 25 ले लीजिए, ऊपर चाहे अब आप कुछ भी लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 7। तो ये हमारी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो p और q तो पूर्णांक है, 1 के अतिरिक्त इनका कोई गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ, और इनका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो। अब उसने कहा क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि क्या है वो गुण, कि q के जो गुणनखंड है, लिख देंगे यहाँ पे, q के गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब होगा उनका शांत दशमलव निरूपण, जब 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें उसने कह दिया है कि सिद्ध कीजिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। जो √3 है, अंडर √3 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। बात एक ही है। तो उसने कहा ये सिद्ध करो कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। मान लेते हैं उसने कहा परिमेय संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। माना √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को कि हमने, उसने कहा था कि दिखाओ ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और जो पी अपॉन क्यू है क्या है, वो परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब यह है कि वो एक दूसरे से नहीं कटते हैं। पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, इधर भी इधर भी। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 क्यू स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब आप देखिए, क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3। तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 है। पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है। तो पी का गुणनखंड भी क्या होगा, 3 होगा। अगर पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है तो पी का गुणनखंड भी 3 होगा। इसलिए हम क्या मान लेंगे कि पी बराबर 3 के, कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पे। अब पी की वैल्यू यहाँ रखिए, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बटे नहीं बराबर है यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जब ये कट जाएगा, 3 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था कि पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, तो पी का गुणनखंड भी 3 होगा। अब यहाँ देखिए, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 3 है। तो किसका होगा, क्यू का भी होगा। अब पी का भी गुणनखंड 3 है, क्यू का भी गुणनखंड 3 है। इसका मतलब जो हमने अपनी कल्पना करी थी कि हमने मान लिया था कि सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये सहभाज्य पूर्णांक तो नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी धारणा गलत है। तो √3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। हमने क्या मान लिया था कि पी और क्यू ऐसे पूर्णांक है जो सहभाज्य है, और √3 परिमेय संख्या मान ली थी। लेकिन वो तो सहभाज्य नहीं बल्कि भाज्य एक दूसरे के सेम आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ, ये भी 3 का गुणनखंड होगा, इसका भी 3 और इसका भी 3 गुणनखंड होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारी धारणा गलत है। अतः हमारी धारणा लिख लेंगे या परिकल्पना लिख लेंगे, गलत है। और √3 परिमेय संख्या नहीं है। बस यही हमें सिद्ध करना था। एक बार और देख लीजिए, इसने कहा था सिद्ध कीजिए कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने क्या करा, इसका उल्टा मान लिया कि √3 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस रूप की होती है, पी अपॉन क्यू के रूप की। तो √3 पी अपॉन क्यू के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या हमने मान लिया है। और पी और क्यू कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्यू 0 के बराबर नहीं है। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या, यहाँ पे आप लाइन लिख लीजिएगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो पी स्क्वायर का गुणनखंड हुआ। ये पी स्क्वायर का है तो पी का भी होगा। ठीक है, अब पी मान लेते हैं 3 की। पी का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3 के का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 3 है, यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्यू का भी होगा। अब
3 है जो वो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। हमने क्या कहा था कि वो सहभाज्य पूर्णांक है, जबकि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। 3 q का भी गुणनखंड आ रहा है और 3 p का भी गुणनखंड आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो मान लिया था, हमने जो सोचा था कि परिमेय संख्या है, तो ये बात हमारी कैसी हो गई? गलत। तो इसलिए हमने लिख दिया कि अतः हमारी धारणा गलत है या अतः हमारी परिकल्पना गलत है और √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने माना था ना कि परिमेय संख्या है, तो वो तो बात गलत हो गई। इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आप खुद करके देखिए, अगर नहीं होगा तब मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट